अगला सवाल, साकेत पर गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। कल इसकी चर्चा हम लोग किए थे। साकेत, अगला साकेत, यशोधरा, द्वापर और विष्णुप्रिया। साकेत, यशोधरा, द्वापर और विष्णुप्रिया उपेक्षित नारियों के चरित्र पर लिखे गए हैं। हमने लिखा है P गुणे यम 142, मतलब पांडे और मिश्र की किताब में 142 नंबर पे ये है। अभी तक हम भी 3 ही जान रहे थे। तो साकेत, द्वापर और ये यशोधरा और विष्णुप्रिया। अब ये मिश्र और पांडे की किताब आपके पास है ना रामानंद? 142 नंबर पेज भेज देना ग्रुप पे। आगे, उपेक्षित नारियों पर लिखा गया है। उपेक्षित नारियों से तात्पर्य ये हो गया कि आप जान ही रहे हैं कि मतलब समाज या जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होने के बाद भी उनके ऊपर कोई रचना ना होने का। अभी आप नीचे आएंगे ना तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, हाँ, एक उनका लेख आया था ना, हाँ, तो उसी लेख को आधार बना के इन लोगों ने जो रचनाएं की हैं वहीं से इनको एक जो आप मोटिवेशन, प्रेरणा जो भी कहिए मिली थी। आगे वो कथन आएगा। अगला पॉइंट, जिस प्रकार छायावाद युगीन संपूर्ण काव्य संवेदना, जिस प्रकार छायावाद युगीन संपूर्ण काव्य संवेदना कामायनी में मूर्तिमान होती है, उसी प्रकार द्विवेदी युगीन साकेत में, जिस प्रकार छायावाद युगीन संपूर्ण काव्य संवेदना कामायनी में मूर्तिमान होती है, उसी प्रकार द्विवेदी युगीन साकेत में। शुरू में ही हमने आपसे चर्चा की कि जितनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ राम काव्य की हैं गोस्वामी जी की हैं, छायावाद में हैं, प्रसाद में हैं, द्विवेदी युग में हैं तो साकेत में। अगला पॉइंट, गुप्त जी को साकेत की रचना की मूल प्रेरणा, गुप्त जी को साकेत की रचना की मूल प्रेरणा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख डैश करके कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली।
इतना लगभग साकेत पे जो इतने कथन थे, लेकिन फिर भी आप अपने लिए कुछ 2 4 6 कथन के लिए स्पेस रखना है कि साकेत पे और कुछ हमको महत्वपूर्ण मिल जाए तो वहाँ नोट करने की गुंजाइश रहे। बाकी फिर सामान्य कथन फिर हमारे आगे चलते रहेंगे। आगे लिखिए अगला पॉइंट। मतलब अब ये सामान्य पॉइंट हैं, ये साकेत से ना जुड़ के इनसे जुड़े हुए हैं पूरे। गुप्त जी रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। गुप्त जी रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं, ये सवाल आया है, इनकी प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक ब्रैकेट में कोलकाता से छपती थी। ये सवाल आया है। और क्या छपती हैं, तो इसका मतलब वहाँ हम बताएंगे। ये याद नहीं आ रहा है इसके संपादक कौन थे, गोविंद नारायण गुप्त या इधर ही कोई द्विवेदी युगीन कोई निबंधकार है जो वैश्योपकार का संपादक था। तो यहाँ से 2 चीज़ें खास हैं कि रसिकेंद्र उपनाम से ये ब्रज भाषा में कविता लिखते थे और इनकी जो आरंभिक रचनाएं थी वो वैश्योपकारक जो कलकत्ता से छपती थी उसमें आती थी। अगला पॉइंट, गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता, गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता हेमंत, अंडरलाइन कर लीजिएगा उसे, हेमंत सन 1905 में सरस्वती में छपी थी। गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता हेमंत सन 1905 में सरस्वती में छपी थी। अगला पॉइंट, भारत भारती को राष्ट्रीय भावनाओं का सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भारत भारती को राष्ट्रीय भावनाओं का सिस्मोग्राफ कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि सिस्मोग्राफ भूकंप नापने का यंत्र है। तो राष्ट्रीय भावनाओं को नापने का जो उस समय यंत्र था वो भारत भारती था। अब भारत भारती से अभी आगे सवाल 2-3 और हैं, लिखिए। भारत भारती की रचना गुप्त जी ने मुसद्दद हाली और कैफी के भारत दर्पण भारत भारती की रचना गुप्त जी ने
मुसद्दद हाली और कैफी के भारत दर्पण नामक रचना से प्रेरित होकर की थी। अगला पॉइंट, भारत भारती तीन खंडों भारत भारती की रचना तीन खंडों डैश करके लिखिए, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड में हुई है। अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड में हुई है। इसका अंगिरस वीर है। अब जो लिखवा रहे हैं ये बिल्कुल नया सवाल है और जितना नया है उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक, लिखिए, भारत भारती की रचना ये भारत भारती की भूमिका से मैंने पढ़ा था। अभी जब नया नोट्स लिख रहा था तो भारत भारती मेरे पास है, मैं उसको पढ़ रहा था, उसकी भूमिका, और उसकी भूमिका से ये सवाल मिला। भारत भारती की रचना गुप्त जी ने राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर की थी। ये सवाल भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है और आज नहीं कल पूछा जाएगा। भारत भारती की रचना गुप्त जी ने राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर की थी। अगला पॉइंट, गुप्त जी ने, इसको वहाँ लिखा है लेकिन चलिए लिख लीजिए, गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का, दत्त की बंगला रचनाओं का कर दीजिएगा, गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की बंगला रचनाओं का मधुप उपनाम से पदबद्ध अनुवाद किया है। अगला, काव्य के क्षेत्र में गुप्त जी को, काव्य के क्षेत्र में गुप्त जी को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी। अगला, गुप्त जी भारत भारती से राष्ट्र कवि कहलाए। डिप्टी राष्ट्र कवि किसने अपने को कहा है? उन्होंने अपने को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है और मेन राष्ट्र कवि गुप्त जी को माना है। आगे, मैथिली शरण गुप्त को, ये सवाल बड़ा अच्छा है, महत्वपूर्ण भी है जो अब लिख रहे हो, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि कब और कहाँ दी थी ये भी लिखो। महात्मा गांधी ने तो दी थी, ये भी पता है।
मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि सन 1936 में काशी में एक भव्य समारोह में गांधी जी ने दी थी। सन 1936 में, अंडरलाइन, काशी में, अंडरलाइन, एक भव्य समारोह में महात्मा गांधी ने दी थी। अब केवल इससे काम नहीं चलेगा कि गांधी जी ने दी थी। जैसे आपसे सवाल हुआ कि गांधी जी ने दी थी, तो अगला आएगा कब दी थी, कहाँ दी थी। तो आप तैयार रहिए कब और कहाँ के लिए। अगला पॉइंट, गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कब कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक, कुटुंब का मतलब परिवार होता है, अर्थात पारिवारिक कवि। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता था। गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता था। आखिरी पॉइंट, गुप्त जी को 1954 में पद्म भूषण और 52 तथा 58 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। उन्नीस सौ 54 में पद्म भूषण, 1954 में पद्म भूषण है, 1952 और 1958 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। एक सवाल आया था कि कौन सा कवि है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य रहा हो, तो वो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, जो लोकसभा सदस्य भी थे और राज्यसभा सदस्य थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये राज्यसभा लोकसभा तक भी चला जाए। 52 और 58 में राज्यसभा और 54 में पद्म भूषण सम्मान मिला था। विद्वानों के मत, डबल इन्वर्टेड कामा में, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले, प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले नहीं। प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले नहीं। डैश करके आचार्य शुक्ल। रामानंद बंद करिए।